जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखेंगे आज हम लोग वाली 3.1 का है लिखा हुआ दो चरों x व y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसे होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग पहचानेंगे किस तरीके से और ये होते किस तरीके से हैं उनको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो वो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो हमेशा दो तरीके के होते हैं। तो पहले वाले को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो पहला वाला होता है, पहले वाले को कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्म का होता है। और जो दूसरा वाला होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस फॉर्म का होता है, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इस तरीके से होते हैं। दो चर वाले में दो चर होते हैं, एक तो x होता है और एक y होता है, एक x होता है और एक y होता है। और जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो होते हैं ये अचर संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, जब भी इन दोनों में हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो कैसे बनेगा। जब हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होगा, जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा, तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद कैसे करेंगे, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेखाएं कैसे करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेद कहलाती हैं। जब हमारा a1 बटे a2 बराबर रहेगा b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा, तब रेखाएं क्या होंगी, हमारी समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती कैसे होती है, मतलब एक ही रेखा पर। समपाती का मतलब क्या होंगी, एक ही रेखा पर वो रहेंगी। और जब हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर तो होगा, लेकिन c1 बटे c2 के मान के बराबर नहीं होगा, तब हम उन लोगों को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। और समांतर कैसी होती हैं, जैसे ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन संगत होते हैं, कौन कौन असंगत होते हैं, ठीक है ना। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनको संगत कहते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनको क्या कहेंगे, हम लोग संगत कहेंगे। और जब रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, तब भी संगत होगा। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, असंगत हो जाएगा, ध्यान रहेगा। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो प्रतिच्छेद होगा और वो संगत कहलाएंगे। जब ये तीनों बराबर होंगे तो समपाती होगा और संगत तब भी कहलाएगा। जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 के मान के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। और वो क्या, समांतर होती है, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं शुरू से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। ग्राफी विधि हमने तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि, वज्र गुणनखंड विधि, कई विधियां जो हैं हमने बेसिक क्लास में पढ़ा रखी है। जिसने भी नहीं सीखा होगा वो पहले बेसिक क्लास सीख लेगा तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, ठीक है ना। चलो देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ पहला नंबर दिया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, ना हमको लड़कों की संख्या पता है ना तो लड़कियों की संख्या पता है। जब भी कभी कुछ पता नहीं होता तब हम लोग उसको अपने आप में क्या करते हैं, लड़कों को कुछ मान लेते हैं, लड़कियों को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग,
y मान लेंगे। लड़कों की संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया, लड़कियों की संख्या क्या मान लिया हमने, y मान लिया। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर है, लड़के अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों को तो इसमें केवल एक समीकरण बना देते हैं, दूसरा समीकरण नंबर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कक्षा 10 में टोटल कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं। तो जब लड़के 10 हैं तो 100% है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलाकर 10 होंगे, लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलाकर। तो लड़कों की संख्या हमने क्या माना, x, लड़कियों की संख्या क्या माना हमने, y। तो x और y, ये लड़के हैं और ये लड़कियाँ, जब दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कैसी होगी, जब हम लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो उसमें चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो दोनों जुड़ेंगे। तो लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि लिखा हुआ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो लड़के और लड़कियां मिला के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, लड़कियों को प्लस का निशान, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है, बराबर में कितना दिया गया है, 10। यहाँ पे लिख लेंगे 10। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 1 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। ये तो होगा टोटल बच्चों की संख्या। अब आगे सवाल क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के क्या हैं कम हैं, तो ऐसे सवालों में ऐसे क्या कहते हैं कंडीशन में क्या करोगे, हमेशा दूसरी शर्त जो होगी हमारी, ये कौन सी शर्त होगी, दूसरी जो शर्त होगी। तो ये तो पहली शर्त थी कि कक्षा में कुछ बच्चों की संख्या, तो पहली शर्त ये हो जाती है। दूसरी शर्त हमारी क्या हो जाएगी, जब भी कभी आए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कम या ज़्यादा, ठीक है ना, तो इसमें हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले बराबर का निशान लगाओगे, एक तरफ लिखोगे लड़का, एक तरफ क्या लिखोगे लड़के, एक तरफ क्या लिखोगे लड़कियाँ। ऐसे बनाओगे तो हमेशा कम ज़्यादा की बात कहे या गुनी गुना की बात कहे तो हमेशा इस तरीके से लगाना है। ठीक है ना, एक तरफ लड़के लिखोगे एक तरफ लड़कियां। तो लड़कों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, x लिख लेंगे, बराबर का निशान बराबर। लड़कियों की संख्या क्या माना है हमने, y माना है, तो y लिख लेंगे। अब ध्यान से समझना है, हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना तो उसमें कभी जोड़ते हैं ना घटाते हैं ना गुणा करते हैं ना भाग देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है और जिसकी संख्या कम होती है सब कुछ उसी में किया जाता है। ठीक है ना। तो देखेंगे सवाल कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो जब लड़कियां कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों में कभी भी ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़कों में 4 बढ़ा देंगे, तब इन दोनों की इक्वलिटी, दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, x अपनी जगह पर रहेगा, y को इधर बुला लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, उधर 4 जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब सवाल ने कहा कि इसका क्या बनाना, समीकरण युग्म बनाना। तो समीकरण नंबर युग्म हमारा बन गया, पहला ये है दूसरा ये है, तो 1-2 समीकरण हमारे बन गए हैं। अब हमको क्या करना है, अगर बन जाए तो उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखेंगे तो पहला हमारा जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 10 दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हल करेंगे। तो हल करने का नियम है कि सबसे पहले समीकरण नंबर 1 के लिए एक बॉक्स बनाया जाए। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ग्राफी विधि के लिए बॉक्स बन गया, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत सरल होता है। तो इसमें अपने से वैल्यू माननी पड़ेगी, x के बराबर कुछ मान सकते हो, y के बराबर कुछ मान सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि कोई ऐसी वैल्यू मानो कि जिसको पक्षांतर करने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर माइनस में संख्या ना आए, ना तो दशमलव में संख्या है। तो आने का तो आ जाएगा, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हमेशा संख्या को किस चीज़ में लाओ, प्लस की लाओ और कुछ ना लाओ। ठीक है, तो यहाँ से अपने से मानेंगे, ठीक है ना, नहीं तो सोचो सर संख्या कहाँ पा जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले y बराबर 0 लेने पर, y बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, तो x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर, y की जगह क्या लिख देंगे 0, बराबर में क्या हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10।
अब समझो, जब हमने y की वैल्यू कितनी ली 0, तब x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर क्या लिखेंगे पुनः, कम से कम 2 बार लेंगे, कम से कम 2 बार। तो एक बार लिया, पुनः लेंगे। अब की बार y बराबर कुछ और ले लो, y बराबर मान के चलो 2 ले लेते हैं। तो जब y बराबर 2 लेंगे तो x तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का निशान प्लस अपनी जगह पर, y की जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर में 10। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 माइनस का 2, या फिर x बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है ना। अब की बार जब हमने x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या रखी 2, तब x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है ना। ये समीकरण का हल हो गया, नंबर 1 का हल हो गया। अब समीकरण 2 का हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया गया है x माइनस वाई बराबर माइनस में 4 दिया गया है। तो हमने क्या कहा है कि माइनस में ना आना चाहिए, तो माइनस में ना लाएंगे तो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर एक में x लिखेंगे, एक y लिखेंगे। अब ध्यान से समझो, चाहे x की वैल्यू रखो चाहे y की वैल्यू रखो, ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसमें y रखे हैं, इसमें x रखने जा रहे हैं। इसमें x का भी वैल्यू रख सकते हो, y का भी वैल्यू, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सबसे पहले x बराबर 0 लेने पर, x बराबर क्या लिखेंगे 0 लेने पर, तो x की जगह रखेंगे 0 माइनस की y बराबर माइनस का 4। तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो माइनस का y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब की बार देखो, x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः x बराबर क्या लेंगे 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, जब 1 लेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस का y बराबर में माइनस का 4। तो माइनस का y अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का 4 अपनी जगह पर, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया है। यहाँ तक समझ में आया है। अब देखेंगे हम लोग इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमको इन दोनों बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष की ज़रूरत पड़ेगी। देखेंगे ये ग्राफ हो जाता है, ये ग्राफ, ये वाले को हमेशा कहेंगे x अक्ष, ये वाले को y अक्ष कहते हैं, ये वाले को x डैश कहते हैं और ये वाले को y डैश कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसी में हमको सेट करना है। अब गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी संख्या माइनस की नहीं है, सबसे बड़ी बात ये दोनों माइनस की नहीं है, इसलिए हमेशा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इतनी बड़ी नहीं खींची जाती। अब पहला है इसलिए हम पहले में खींच दिए हैं, इसके बाद से माइनस का नहीं आएगा तो उसको नहीं खींचेंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें नंबर सेट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 10 है। जब सबसे बड़ी संख्या 10 है तो इस लाइन पे हमको 10 अंक पुटअप करने, ये मूल बिंदु तो 0 होता ही होता है। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर भी चले जाएंगे, y में देखेंगे सबसे बड़ी गिनती क्या है 5 है, तो लगभग जाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक हमको काम लगेगा अभी हम लोग ऊपर खींच लेंगे। ठीक है। चलो अब चलते हैं। देखोगे इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब दो मिल बिंदु होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को x की तरफ कदम बढ़ाना है, फिर y की तरफ कदम बढ़ाना है। पहले x की तरफ जाएंगे फिर y की तरफ, पहले x की तरफ फिर y की तरफ। तो चलो इसमें पहले वाले में देखो x कितने दूर गया है 10 कदम गया है, तो x की तरफ 10 कदम जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हैं। और y की तरफ कितने कदम गए हैं 0 की कदम, y हमारा ये है तो y 0 का मतलब यही, 0 का मतलब वही। अब 0 का मतलब होता है मूल बिंदु, मतलब y एक भी कदम गया ही नहीं, केवल x गया है 10 कदम। तो यहीं पर हमारा बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस बिंदु को हम लोग लिख देंगे 10,0 लिख देंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बार देखेंगे x कितने कदम गया है 8 कदम गया है, तो x की तरफ कितने कदम जाएंगे 8 कदम यहाँ पर। और y कितने कदम गया है 2 कदम गया है, तो y की तरफ 2 कदम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर 8 और 2 दोनों सामने सामने मिलते हों। तो देखेंगे यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं, तो 2 और 8 के बीच सामने एकदम बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है। देखो 2 के सामने और 8 के सामने यहाँ पर पड़ रहा है, यहीं पर हमारा बिंदु क्या हो जाएगा 8,2 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है ना।
इन्हीं दोनों रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पर मिला देंगे। जब ग्राफ पेपर में खींचोगे, जब पटरी रख के खींचोगे तो एकदम सीधे सीधे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरे वाले में चलते हैं, इसकी कहानी खत्म हो गई। दूसरे में x की तरफ 0 कदम, y की तरफ 4 कदम। तो x तो गया ही नहीं, केवल y गया है यहाँ तक, तो x की तरफ ही, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,4 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि पहले जो मान लिखा जाएगा x का मान लिखा जाएगा, बाद में जो लिखा जाएगा y का मान लिखा जाएगा। अब की बार x कितने कदम गया, 1 कदम, y कितने कदम गया, 5 कदम। तो ये 1 कदम गया और ये 5 कदम, तो कुल मिला के ये यहाँ पर आया है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आया है तो इसको हम लोग कितने लिख देंगे, ये यहाँ से लाइन को काटेंगे तो ये लाइन कट करते हुए जाएगी और लाइन ऐसे करके काट देगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या। ये समीकरण नंबर 1 था, इसलिए इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 10 लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 था, इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस x माइनस वाई, x माइनस का y बराबर में माइनस का 4 लिख देंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये ग्राफ सही से नहीं है, नहीं तो ये 100% एकदम सही है। यही ग्राफ में हमको बता देता परफेक्ट कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर 10, दूसरा समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। इसको हल कर लेंगे किसी भी विधि से, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, जो समझ में आए। तो y से y कटेगा, 2x हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 6 जाएगा, 2 तिहाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। जब y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 10। तो x की वैल्यू 3 है, प्लस y बराबर में 10, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 10 माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, लड़कों की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। ग्राफ पेपर में खींचते तो ये जो पॉइंट आया है 7 के सामने आता और 3 के सामने आता। अब यहाँ पर बोर्ड में सीधा सीधा नहीं जा रहा है, इसलिए इधर उधर हो गया है। अगर अभी ये इसको काटते तो ये और ऊपर थोड़ा सा जाता और ये कहीं ना कहीं एकदम 7 के सामने या 7 के ऊपर जाके कटता, ठीक है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो ग्राफ में खींचोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लोगे। चलो देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, बहुत ही सरल है। लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये दिया गया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो आसानी से हल करेंगे। अब हमको तो पता नहीं है क्या क्या है, जब पता नहीं होता तो उसको x मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, देखो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मानोगे, x रुपये मान लोगे, तथा x रुपये मान लो, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या मान लोगे, y रुपये मान लोगे। इतना ध्यान रखना है, जब कुछ ना पता हो तो x y मानेंगे। तो माना कर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो पहली शर्त क्या कहती है, यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त क्या कहती है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कभी किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदेंगे तो उसको हम लोग वो जितना बता देंगे उतना पैसा हम लोग निकाल के उसको दे देते हैं। ये नहीं कि अलग अलग देते हैं, ये 5 पेंसिल का है, ये 7 कलम का, ऐसे नहीं देते हैं, कुल पैसा देते हैं। उसको जितना काटना होता है काट के हमको वापस कर देता है। तो यहाँ पर पहली शर्त में क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम लोग खरीदने गए थे तो पेंसिल कितनी खरीदी हमने, 5 पेंसिल खरीदी, और कलम कितनी खरीदी हमने, 7 कलम खरीदी, यही दोनों खरीदा। जब दोनों को खरीदा तो दोनों को मिलाकर, जब खरीदे हैं तो दोनों को मिलाकर टोटल पैसा हमने कितना दिया, उसको 50 रुपये दे दिया। तो 5 पेंसिल है और 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस का निशान प्लस। जब 7 पेंसिल की कीमत हमको नहीं पता, जब एक कलम की कीमत हमको y रुपया पता है तो 7 कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y बराबर में क्या हो जाएगा, 50। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे
दूसरी शर्त में लिखा हुआ है कि आगे कहाँ गया है, आगे लिखा हुआ है जबकि 7 पेंसिल, अब की बार पेंसिल कितनी खरीदी जा रही है, 7 पेंसिल खरीदी जा रही है और कितनी कलम खरीदी जा रही है, 5 कलम खरीदी जा रही है। कितने की खरीदी गई है, टोटल 46 रुपये खरीदी गई है। तो जब एक, यहाँ पर फिर से देखेंगे, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। जब एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया हो जाएगा। टोटल कितने का मिलेगा, 46। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया है। इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो पहला क्या दिया गया है, 5x प्लस का 7y बराबर में 50 दिया गया है। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, चलो यहाँ बॉक्स बना देते हैं। यह बन गया हमारा बॉक्स, यहाँ पर लिखेंगे, बॉक्स बहुत पतला बन गया है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। तो अब की बार ध्यान से देखो, तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि क्या कहते हैं कि काटने पर संख्या बराबर आ जाए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, 0। y बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर। तो देखेंगे यहाँ 5x अपनी जगह पर रहेगा प्लस 7 गुणे y की जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर में 50। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ से बचेगा 5x बराबर में क्या बचा, 50। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। फिर से रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब की बार क्या रख दिया जाता है, 7 की जगह पर क्या रख दिया जाए कि हम लोगों को एक पूर्ण संख्या मिल जाए, माइनस में ना मिले, 0 ना मिले, दशमलव में ना मिले। तो यहाँ पर रखते हैं पुनः, क्या रखेंगे, पुनः y बराबर क्या रख दिया जाए, या y बराबर रख दो या x बराबर रख दो। तो अब की बार चलो x बराबर हम लोग रख देते हैं, y बराबर ही रखो। y बराबर क्या रखें, 5 रख देते हैं, क्योंकि 5 रखेंगे 35 हो जाएगा, 50 में उधर जाके घटेगा 50 में से, तो आखिरी में 5 आएगा तो 5 से कट जाएगा। 5x अपनी जगह पर प्लस 7 y की जगह रखेंगे 5 बराबर में 50। तो 5x बराबर में 50 माइनस का 35 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 35 प्लस का होगा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5x बराबर में 15, काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। इसके लिए यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बन गया है। तो 2 हमारा कितना दिया गया है, 7x प्लस का 5y बराबर में 46 दिया गया है, ठीक है। चलो अब की बार क्या रखा जाए, 7 बराबर अगर हम लोग 4 रख देते हैं, 7 3 21 रख देते हैं। अगर x की वैल्यू हमको क्या रखी जाए, 3 रखी जाए। तो x बराबर 3 लेने पर, जब x बराबर 3 लेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 गुणे 3 प्लस का 5y बराबर में 46 हो जाएगा। तो इसको गुणा कराएंगे तो 21 प्लस का 5y बराबर में 46, पक्षांतर करो तो 5y बराबर 46 माइनस का 21, घटाओगे कितना आ जाएगा, 5y 6 में से 1 गया 5, 2, 5 से कट जाएगा 5 पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पर यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, x की वैल्यू जब 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है, ठीक है ना। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि हमारा फिर से यही चीज़ मिल जाए। तो अब की बार पलट दो, x की वैल्यू 3 रखे थे, अब की बार y की वैल्यू 3 रख दो। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, लिखो यहाँ पर पुनः y बराबर 3 लेने पर। जब 3 लेंगे, y बराबर 3 न ले तो y बराबर 5 लेने पर, y बराबर क्या लेंगे, 5 लेने पर, तब जाके हमारा सही कट जाएगा। तो y बराबर जब 5 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 5 गुणे 5 बराबर में 46। तो 7x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का 5 5 25 हो जाएगा बराबर में 46, पक्षांतर करेंगे तो 7x बराबर 46 माइनस का 25। चलो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 21 आएगा, 7 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब हम की बार हमने y की वैल्यू क्या रखी, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम लोगों को क्या खींचना है, सिंपल सा ग्राफ खींच लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए देखेंगे
ऊपर x जाएगा, y जाएगा, नीचे इधर x चला जाएगा। तो नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि नीचे प्लस माइनस का है नहीं। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, ये x होता है और ये y होता है। सबसे बड़ी गिनती फिर से वही 10 दी गई है तो 10 तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि सबसे बड़ी गिनती क्या है 5 है तो यहीं तक जाएंगे। अब कि देखो x की तरफ 10 कदम, y की तरफ 0, तो फिर से y नहीं गया हो लेकिन x गया है तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 10 कामा 0 आ जाएगा। फिर से देखेंगे x की तरफ 3 कदम, x की तरफ 3 कदम, y की तरफ 5 कदम, तो y की तरफ 5 कदम। 5 और 3 का सामना देखेंगे यहाँ पर हो रहा है, 3 के भी सामने और 5 के भी सामने है तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 कामा 5 लिख देंगे। अब इन्हीं दोनों रेखाओं को यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है ना। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण हमारा कितना था उसी को लिख देंगे 5x प्लस का 7y बराबर में 50। दूसरे के लिए खींचते हैं, x की तरफ 3 y की तरफ 5, x की तरफ 3 y की तरफ 5, कुल मिला के पॉइंट यहीं पर बनेगा। ठीक है ना। दोबारा में देखते हैं, फिर x की तरफ 3 y की तरफ 5, फिर भी वहीं पर बनेगा, मतलब एक ही पॉइंट पर बन रहा है। जब एक ही पॉइंट पर बन रहा है तो कहीं पे नहीं खींचेंगे, हमारी जो लाइन रहेगी यही लाइन रहेगी। ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर 2 के लिए भी लाइन बन जाएगी, तो इसलिए इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 7x प्लस का 5y बराबर में 46। दोनों समीकरण के लिए एक ही लाइन बनती है। जब एक ही लाइन बन रही है तो ये क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है 3 5 पर मिल रहा है तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, पेंसिल और कलम के दाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा 3 आ जाएगा क्योंकि ये x की वैल्यू है। ठीक है ना। तथा एक कलम का मूल्य कितने रुपए आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, दिया गया अनुपातों a1/a2 b1/b2 व c1/c2 की तुलना करके बताइए कि क्या निम्नलिखित समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं, ये समांतर हैं कि संपाती हैं। ठीक है ना। तो हमने शुरू में ही बताया कि प्रतिच्छेद कब करेंगे, संपाती कब होगी, समांतर कब होगी। ठीक है। तो तुलना किससे करेंगे हम लोग, यही समीकरण नंबर 1 के लिए 1 से तुलना करेंगे, 2 के लिए 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 1 है इसलिए 1 1 बार लिखेंगे तो a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर में 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू जो है वो लिखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है लेकिन 4 के आगे निशान माइनस का है, माइनस लगाएंगे, और c1 की वैल्यू कितनी दी गई है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब ये समीकरण नंबर 2 है इसलिए इसको क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या निकल के आएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और c2 की आ जाएगी माइनस की 9 आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोगों को कैसे ज्ञात करना है कि समांतर है कि प्रतिच्छेद है कि संपाती है, तो इनको निकालने के लिए हमेशा 2 बिंदु लिखेंगे। 2 बिंदु कौन कौन से अनुपात लिखेंगे, सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2, इन्हीं दोनों को लिखना है, आगे नहीं बढ़ना है। जब तक ये दोनों ना हल हो जाए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5/a2 की वैल्यू हमको पता है कितनी दी गई है 7, बराबर लगाएंगे, b1 की वैल्यू कितनी पता है माइनस की 4/b2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6। अब यहाँ से देखोगे क्या दोनों आपस में बराबर हैं, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो यहाँ 5/7 है और यहाँ पर माइनस का 4/6 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे डज नॉट इक्वल। जब डज नॉट इक्वल होता है तो वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहीं पर लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको भी उसी तरह सिंपल सा हल करेंगे। सबसे पहला जो काम होता है वही करेंगे, लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू हमको यहाँ से दिख रही है साफ साफ कि दिया गया है 9, b1 की वैल्यू 3 दी गई है और c1 की वैल्यू कितनी दी गई है 12 दी गई। सब समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में ना आए तो इसको बॉक्स में बना लेना।
अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से निकलेगा a2 बराबर में 18 निकलेगा, b2 बराबर में 6 निकलेगा और c2 बराबर में जो निकलेगा वो है 24 है। फिर से हम लोग वही दो बिंदु लिखेंगे। कौन कौन से लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। सबसे पहले इसी पर वैल्यू रखेंगे। तो a1 की वैल्यू जो दी गई है 9 बटे में a2 की वैल्यू जो दी गई है 18, यहाँ पर लिखो 18 बराबर b1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6, यहाँ पर लिखो 6। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर होंगे तो आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ से देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 कट गया, यहाँ 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट गया, ऊपर एक नीचे 2 नीचे 2। अब इसके आगे भी बढ़ जाएंगे तो यहाँ बराबर लगा के यहाँ पर c1 बटे c2 की वैल्यू चेक कर लेंगे क्या बराबर है। तो c1 की वैल्यू कितनी दी गई है 12 बटे में c2 की वैल्यू कितनी दी गई है 24। इसको भी काटेंगे तो कट रहा है 12 एक कम 12 दूनी 24। देखो तीनों कट गए हैं, और जब तीनों कट गए हैं तो यहाँ से गौर से देखो तो 1/2 आया, यहाँ से भी 1/2 आया और यहाँ से भी 1/2 आया। ठीक है ना, तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब बराबर होते हैं तो यहाँ गौर से देखो तो तीनों में बराबर ये वाला है, तो ये बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, समपाती है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, समपाती है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये दूसरे का तीसरा नंबर है। ठीक है ना, और ये आज का आखिरी भी सवाल रहने वाला है। इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू जो दी गई है 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू जो दी गई है 10 दी गई। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू निकालना तो आसान है, क्योंकि द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसमें क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, और c2 के वैल्यू जो दी गई है वो दिया गया है 9 दिया गया है। अब देखो हम लोगों को सब कुछ पता हो गया। जब सब कुछ पता हो जाता है तो सबसे पहले किस पर चेक करते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पर चेक करते हैं। तो a1 का मान दिया गया है 6, a2 का मान दिया गया है 2 दिया गया है, बराबर b1 का मान दिया गया है -3, b2 का मान जो दिया गया है -1 दिया गया है। यहाँ चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ 2 से 3 कट 6 कट जाएगा 3 बार में। देखो दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए c1 बटे c2 को भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो c1 का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, c2 का जो मान दिया गया है 9 दिया गया है। अब यहाँ से तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे। जब नहीं काटता है तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो पहले वाले में 3/1 आया है, दूसरे वाले में भी 3/1 आया, लेकिन आखिरी वाले में 10/9 आया है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर में होते हैं, एक बराबर में नहीं होता है, तो वहाँ पर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर है। ठीक है ना, ये दूसरे में हमारे तीनों सवाल कंप्लीट हो गए।